Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ईना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है डिप्लोमा फिफ्थ सेम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। क्या होता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, है ना, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ परचेसिंग क्या होता है एंड उसके मेथड क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे कि परचेसिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि आपको मार्केट में अगर मान लो आपने कोई सामान लिया या कोई मटेरियल आपने बनाया है, तो उस मटेरियल को आपको क्या करना है, मार्केट में परचेस करना है। ठीक है, सेलिंग करनी है, तो उसको परचेस करने के लिए तो ये जो रहती है वो दो टाइप का प्रोसीजर होता है। इसमें दिस आर टू मेथड्स। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मतलब डायरेक्ट मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई भी चीजों को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, किसी के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा डायरेक्ट मेथड आता है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट दे रहा है मटेरियल, सेकंड है लेबर एंड थर्ड है रॉयल्टी। ठीक है, मटेरियल मतलब क्या है, जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल ये मैंने एक पेन बनाया है। ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मुझे बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, इंक चाहिए, मतलब जितने भी ऑल मटेरियल्स होंगे, तो वो सारा जो भी प्रोसीजर होगा वो खुद मैंने उसको बनाया है। ठीक है, उसको बनाने के लिए मैंने किसी दूसरे की हेल्प नहीं लिया, ऐसा कुछ और मैंने उसको जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जितने उसमें मटेरियल चाहिए, मैंने उतने ही मटेरियल यूज किए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद होता है सेकंड है लेबर। लेबर मतलब क्या है, जैसे कि अब वो पेन है, उस पेन को बनाने के लिए आपने लेबर्स के जो चार्जेस वगैरह हैं, या एक लेबर को आपने दिया है, आप इतने में आपको बना, तो वो लेबर क्या करेगा, वो स्वयं वो उसको क्या बनेगा, सेल्फ उसको बनाएगा और क्या करेगा, उसको वो सेलिंग करेगा। ठीक है, डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि वो अपने अंदर और 3-4 वर्कर्स को रखा है और उसने मतलब आपको इस तरीके से और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करना, जो भी हो वो दूसरे की हेल्प से नहीं, वो खुद के हेल्प से बनाएगा। वो एक तरीके से हमारा क्या है, वो डायरेक्ट मेथड हुआ। ठीक है, ठीक समझ में आया। लेबर क्या करेगा, मतलब किसी भी काम को वो सीधे करेगा, वो किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं रहेगा, है ना। तो ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड के। थर्ड है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या होता है कि जैसे वो किसी मटेरियल को बनाने में या बिक्री करने के टाइम जो भी पैसा आएगा, तो वो डायरेक्ट वो पैसा को क्या रखेगा, जो भी कीमत आएगी उसको वो खुद ही रखेगा। वो ऐसे नहीं कि वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ये ऐसे जो 3 चार्जेस होते हैं वो मेरे डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। उसके बाद आता है सेकंड चीज आपकी आती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में सेम एज इट इज सारी चीजें होती है। लेबर होता है एंड मटेरियल होता है, लेबर होता है और रॉयल्टी होता है। ठीक है, तो मटेरियल जो रहता है मतलब क्या बोल रहा है कि इसको बनाने के लिए, इनडायरेक्ट मतलब क्या, ये डायरेक्ट हम खुद से नहीं, इसके लिए कुछ अच्छे मटेरियल या जैसे भी मटेरियल होंगे वो कहीं बाहर से आएगा, है ना। किसी और, जैसे कि हम दो लोग मिलकर अगर उसको बना रहे हैं, तो मैं बाहर से क्या करूंगी, आप लोगों को मटेरियल भिजवाऊंगी, जो भी उसका मटेरियल वगैरह होगा, उस पेन को बनाने के लिए क्या क्या इंक की जरूरत होगी और उसके कैप की जरूरत होगी, जो भी सारा जो चीज होगा मैं आप लोगों को भिजवाऊंगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको बनवाएंगे। सेकंड जो लेबर है, लेबर क्या करेगा, वो मतलब एक तरीके से वो किसी मशीन पर डिपेंड, खुद वो नहीं बनाएगा। मान लो जैसे उस पेन को क्या करना है, डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए क्या करेगा, वो लेबर दूसरे पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, मतलब कि किसी मशीन वगैरह के द्वारा क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा और मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या करेगा, बनाएगा। थर्ड जो रॉयल्टी आती है इसमें, उस रॉयल्टी में होता क्या है कि जो भी मतलब कि मान लो वो चेक करेगा कि मैंने इस सामान को इतना बनाया है, तो वो किसी तरीके से वो चोरी तो नहीं हो रहा है ना, मतलब जितने का है वो उतने में मिल रहा है, यानी इस तरीके से वो पूरा जो एक कंप्लीट प्रोसीजर जो करेगा वो मेरा किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है,
तो ये आप लोगों को समझना जरूरी है। दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसीजर ऑफ परचेसिंग। प्रोसीजर ऑफ परचेसिंग में क्या होता है, मतलब अगर हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला होता है पॉइंट क्रय विधि, प्रोसीजर ऑफ अ परचेसिंग। मतलब क्रय विधि मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है, किसी भी चीज को हमें खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है। अगर उचित मात्रा में सस्ती, विश्वसनीय तथा सही या विशिष्ट की सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को क्या करता है, वो अपनाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि मेरे को बहुत कम मात्रा में खरीदनी है, किसी भी चीज को सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और वो अच्छा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सस्ता ले लिया और वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें समझ आई। उसके बाद इसमें 4 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है मांग। मांग मतलब मार्केट में किस चीज की डिमांड है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं फोन, ठीक है। फोन में क्या क्या वैरायटी मांगता है, स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, उसके कैमरे का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फीचर अच्छा होना चाहिए। ये क्या होती है, पब्लिक की डिमांड होती है ना। धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी मेरा एडवांस होते जा रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम जब आज जो हम फोन यूज कर रहे हैं, जैसे हम Redmi Note 4 यूज कर रहे हैं, तो आज जो फोन आ रहा है Note 7 Pro, Note 8, तो इसमें क्या हो रहा है, फीचर जो है मेरे थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं। लोगों की डिमांड जो रहती है ना, या मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो उसे कैसे पूरा किया जाता है, किस तरीके से, ये सारा जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट होता है भावपत्र आमंत्रण। भावपत्र आमंत्रण मतलब क्या होता है, कैली ऑफ कोटेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है तुलनात्मक विवरण। तुलनात्मक मतलब हम कंपेयर करेंगे एक वस्तु को दूसरे वस्तु से। थर्ड पॉइंट होता है क्रय आशा पत्र, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इस सारे पॉइंट्स को देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मांग के बारे में समझाती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है मांग पत्र। मांग पत्र में क्या होता है, क्रय विभाग में सामग्री क्रय के प्रथम चरण में उद्योग, संस्थान, परियोजना के विभिन्न विभागों से एक मांग पत्र क्या करता है, प्रेषित किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि जो भी फर्स्ट जो चरण होगा, चाहे वो उद्योग से हो या कोई संस्थान हो या परियोजना हो, तो वहां से वो क्या करता है, मांग पत्र। मांग पत्र मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। जैसे हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो फॉर्म होता है उसको मांग पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न जो विभाग होते हैं उसमें जो भी उपयोगी सामग्रियां होती है उसकी सबसे पहले सूची बनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सामग्रियों का पूर्ण विशिष्ट विवरण, आकार, मात्रा, गुणवत्ता आदि का वो क्या करता है, उल्लेख करता है। और आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री की आकृति या विमाएं जो भी स्पष्ट करने के लिए आरेखन का संलग्न वो क्या करता है, किया जाता है। और तत्पश्चात क्या करता है, सूची को संस्थान के भंडार नायक के पास भेज दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो भी आवश्यक सामग्री की जो संख्या होती है, ठीक है, वो भंडार को उसकी उपलब्धता के आधार पर क्या किया जाता है, कम ज्यादा करता है। और जो सूची जो रहता है अंतिम रूप से क्रय विभाग के प्रमुख के पास क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा मांग होता है वो इन सारी चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। सेकंड मतलब देखो मैंने यहाँ पे एक, जैसे कि अगर हम किसी को मांग पत्र लिख रहे हैं तो हमको इस एप्लीकेशन के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मांग पत्र, दिनांक लिखेंगे, सेवा में मुख्य किसको लिखेंगे हम, क्रय अधिकारी के लिए मांग पत्र कर रहे हैं तो क्रय अधिकारी, उद्योग, संस्थान, परियोजना जिसको भी, जैसे कि मैंने एक रायगढ़ के लिए लिखा है, ठीक है, रायगढ़ MP के लिए लिखा है, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो आएगा वो आपका आएगा क्रम संख्या, सामग्री का विशिष्ट नाम, विवरण एंड मात्रा और टिप्पणी, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मांग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है भाव पत्र आमंत्रण। तो वो देखते हैं कॉल ऑफ कोटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, भावपत्र आमंत्रण। भावपत्र आमंत्रण में क्या होता है कि क्रय विभागों द्वारा विभिन्न विभागों से मांग पत्र होने पर संबंधित सामग्रियों का विभिन्न विक्रेताओं के भावपत्र आमंत्रित होते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि भावपत्र, जैसे कि एक सेकंड ना,
हाँ, बोलने का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई सीलबंद पंजीकृत डाक के द्वारा अगर विभिन्न विवरकों से अगर हम पहुंचाते हैं उसको, ठीक है, भावपत्र या आमंत्रण अगर मंगाते हैं तो जो भी कोटेशन का आमंत्रण होगा, कॉलिंग ऑफ, उसे क्या बोला जाता है, कोटेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कॉल ऑफ कोटेशन किसको कहा जाता है कि मतलब किसी डाक के द्वारा हम जो भी हमने आमंत्रित किया है उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। मतलब जो भी दैनिक समाचार पत्रों या देश के जो भी क्या होते हैं आगामी समाचार पत्रों के माध्यम से भावपत्र का आगमन मंगाना ही निविदा सूचना, इसे क्या बोलते हैं, टेंडर नोटिस कहा जाता है। टेंडर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के साइड से जो भी टेंडर मिलता है उसको, है ना। और क्या होता है कि जो भी जैसे निविदा सूचना को अगर हम पुनः फिर से अगर वर्गीकृत करते हैं तो जो समाचार पत्रों के द्वारा जो भी दी जाती है सार्वजनिक जो निविदा कहते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि पत्र के माध्यम से निविदा को सीमित निविदा कहते हैं। सीमित मतलब एक लिमिट में लिमिटेड टेंडर होता है। ठीक है, और सामाजिक जो निविदा सामग्री की जो मात्रा होती है ना वो किस पर डिपेंड करती है, उसके मूल्य पर डिपेंड करती है। और जो निश्चित मात्रा होती है वो अधिक सामग्री के लिए सार्वजनिक निविदा या उससे कम की जो राशि होती है वो उसकी मात्रा सीमित निविदा की दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इस पर डिपेंड करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। जैसे सार्वजनिक है तो उसे कम राशि में या मात्रा के लिए सीमित निविदा के रूप में उसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका थर्ड पॉइंट जो रहता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट में भावपत्र या निविदा खुलना। भावपत्र या निविदा खुलना में क्या होगा कि जैसे जब सीलबंद भावपत्र निविदा निर्धारित तिथि या उसके पूर्व प्राप्त होता है तो इन निविदाओं को एक क्रय सीमित जिसके मुख्य क्रय अधिकारी तथा अन्य 3 अधिकारी होते हैं। कैसे 3 अधिकारी होते हैं बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी सीलबंद है, ठीक है, तो जो भी मतलब उसका क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ से आपको कोई सामान पैक करके भेजा है, ठीक है, अब हम फोन मंगवाते हैं तो वो फोन वाला क्या करेगा, जो भी वहां से जो भी सेट भिजवा रहा है वो सारा कुछ उसको क्या करेगा, सील बंद करके अच्छे से भेजेगा और उसमें जो भी बिल वगैरह है सारा कुछ, और एक टाइम देगा, उस निर्धारित समय तक क्या करता है वो भेजता है। तो निविदाओं के द्वारा भी क्या होता है कि जो मेन जो क्रय अधिकारी होते हैं या उसमें क्या होता है 3 और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो भी भाव पत्र होते हैं या निविदा भेजने वाले वितरकों या प्रतिनिधियों के समक्ष उसको क्या किया जाता है, खोला जाता है, जिससे क्या होता है कि भाव पत्र या वितरक उसके खोलने की जो अंतिम जो तिथि होती है वो मतलब स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो निश्चित तिथि में क्या होता है, निश्चित तिथि के पूर्व अगर निविदा खुलने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से पहले खुलने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। और खुलने के पश्चात क्या होती है, जो भी भावपत्र में अगर हेरा फेरी ना हो या उसको रोकने के लिए मुख्य जो क्रय अधिकारी होते हैं उसके पृष्ठ पर क्या होता करता है, वो हस्ताक्षर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं कि उसमें से जैसे 100 मटेरियल जा रहा है तो वो कम हो गया 80 हो गया और उसमें उसने कलाकारी करके इतने मटेरियल आए हैं ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें वो क्या करता है, पूरा साइन वगैरह करके वहां तक भेजने का प्रयास करता है। ठीक है, और जो भी क्रम संख्या मान लो इस प्रकार डालनी चाहिए कि संख्या में हमें सूचना क्रम से मिले, भावपत्र के जो खुलने का जो क्रम है और जो उसकी संख्या होगी या खुलने का जो भावपत्र पन्नों की जो संख्या आदि का ज्ञान हमको प्राप्त हो सके। ठीक, मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मान लो 10 भावपत्र निविदा प्राप्त हुए हैं, तो जो प्रथम क्रम में जब खोला जाएगा ना तो पन्नों की संख्या क्या है, 5 है, लेकिन निविदा की संख्या कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 संख्या जो है प्रथम पृष्ठ पर लिखी जाएगी और शेष पृष्ठों पर केवल पृष्ठ अंकित किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी सदस्य के हमारे सम्मुख जो खोला गया है वो लिख कर तिथि सहित हस्ताक्षर होता है और अशुद्धि या जो भी काट फाट नहीं होती है, और अशुद्धि होने पे क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि इसमें किसी भी तरीके का मतलब हेरा फेरी हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 4th पॉइंट जो आता है वो आपका आता है तुलनात्मक विवरण। ठीक है, तुलनात्मक विवरण में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं।
तुलनात्मक विवरण जो रहता है उसमें, तुलनात्मक मतलब क्या समझते हैं कि भाव पत्रों के जब खुलने या उनके क्रमांकित करने के पश्चात क्रय लिपि या भाव पत्रों का तुलनात्मक विवरण तैयार करता है। ठीक है, क्या करता है वो? तुलनात्मक विवरण तैयार करता है, मतलब आपको इतने से इतने में करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास दो मटेरियल है, एक डिजिटल पेन है और एक मेरे पास नॉर्मल पेन है, तो वो दोनों में क्या करेगा? कंपेयर करेगा और कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा बिकेगा उस चीज़ को वो क्या करेगा? बताने की कोशिश करता है। ठीक है, कि ये मटेरियल आपका इतना क्रय होगा, ये मटेरियल आपका इतना, मतलब ये जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये सारी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये क्या करता है? सारे कार्यों को करता है, मतलब जो भी तुलनात्मक विवरण में विक्रेता के द्वारा जो भी भेजी गई सभी जो भी विवरण या शर्तें जो उल्लेखित की जाती है वो सारा कुछ क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, या जो भी जांचकर्ता जो रहता है वो कौन करता है? उसको जो क्रय अधिकारी होता है ना वो करता है ना। सलाहकारों या अभियंतों के द्वारा एक क्रय की समिति बनाई जाती है, जिसमें समिति में क्या करते हैं? लेखाकार या लेखा अधिकारी का एक सदस्य होता है जो क्या करता है? सारे सामग्री के मूल्यों, गुणवत्ता, मानकों सभी का वो क्या करता है? अध्ययन करता है और उस न्यूनतम मूल्य पर मतलब सहमति के बावजूद भी यदि सामग्री की गुणवत्ता या विशिष्ट सही मानकों के आधार पर नहीं है तो अधिकारी सामग्री का भाव पत्र अस्वीकृत कर देता है, मतलब वो क्या करता है? स्वीकृत ही नहीं करता है।